तो ये कहानी है हमारे हीरो एफेंग की, जो अपनी दुनिया का सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट था। एफेंग ने सालों की मेहनत लगाकर डिवाइन पिल को रिफाइन किया, जिसको खाने के बाद कोई भी कल्टीवेटर एक्सट्रीमली फास्ट ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन लालची लोगों की यहाँ पर भी कोई कमी नहीं थी। उसका अपना भाई ही एफेंग को पॉइजन देकर डिवाइन पिल छीनने की कोशिश करता है, पर यहाँ मरने से पहले एफेंग ने उस पिल को खुद ही कंज्यूम कर लिया। इसलिए जब वो दोबारा रीइंकार्नेट होता है तब उसकी पावर्स का कोई मुकाबला नहीं था। एफेंग इस नई दुनिया में इतना ओवर पावर्ड है कि जब चाहे जिसे चाहे निपटा दे। साथ ही अब एफेंग खुद से वादा करता है कि जिन लोगों ने भी उसे धोखा दिया था उनकी पूरी फैमिलीज को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो बिना कोई वक्त जाया करे स्टोरी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें नरेटिंग वॉइस बताती है कि क्लाउड इल्यूजनरी कॉन्टिनेंट में कई सारे मॉर्टल्स कल्टीवेशन करके ब्रह्मांड में ट्रैवल करना चाहते हैं। ऐसे ही हजारों साल बीत गए और आज तक कोई भी ये कारनामा नहीं कर पाया। लेकिन आज लिंगजाओ सेक्ट का डिसाइपल एफेंग शायद ही करिश्मा करने में कामयाब होगा, क्योंकि वो इस दुनिया का ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट है। तो अब हम देखते कि एफेंग ने अपनी पावर्स, नॉलेज और कई सालों की मेहनत के बाद डिवाइन सोल एलिक्सर पिल बना ली है। और तभी आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और एफेंग देखता है कि वो सारी थंडर कोल्ड्रन में समा जाती है, जिससे वो कोल्ड्रन ओपन हो के ढेर सारी एनर्जी बाहर आने लगती है। और फिर बाहर आती है डिवाइन सोल एलिक्सर पिल। एफेंग कहता है कि इसे कंज्यूम करके मैं डिवाइन रेल्म तक पहुँच जाऊंगा, मैं इस पूरे ब्रह्मांड में भी ट्रैवल कर पाऊंगा। मगर इससे पहले कि वो डिवाइन सोल एलिक्सर पिल को कंज्यूम करे, वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है। वो देखता है कि उसके भाई को किसी ने जख्मी किया है, तो तुरंत ही उसे संभालने लगता है और पूछता है कि बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया। वो कहता है कि दुश्मनों ने मास्टर पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया है। मगर तभी एफेंग उसके चेहरे पर इवल स्माइल देखता है, तो तुरंत ही उसे दूर पुश कर देता है। लेकिन इसी दरमियान उसके भाई ने एक शार्पिड डीमन ब्लेड उसके अंदर घुसा दी, जिससे एफेंग की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो कहता है कि हम दोनों कई सालों से एक साथ हैं, हम एक फैमिली थे, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मुझसे नफरत करते हो। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे धोखा दिया। ये सुनकर उसका भाई जाओ हंसने लगता है और कहता है कि इस डिवाइन पिल के लिए तो मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। फिर वो एफेंग से वो पिल छीन कर कहता है कि अब मैं इसे कंज्यूम करके सबसे पावरफुल बनूंगा और इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करूंगा। तुम इस सुप्रीम पावर को हासिल करने के लायक नहीं हो। जिसके बाद वो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, जिसमें से एफेंग के मास्टर नीचे गिर जाते हैं। वो ऑलरेडी मर चुके थे, तो उनकी बॉडी तुरंत ही गायब हो जाती है। और फिर उस पोर्टल में से इस कॉन्टिनेंट के 2 और सेक्ट के लोग बाहर आ जाते हैं, जिसमें थी नेक्रोशेड सेक्ट और ऑर्किड ग्लेन सेक्ट। इन सभी ने टीम अप होकर मास्टर को मार दिया था और उनका नेक्स्ट टारगेट था एफेंग। अब ऑर्किड ग्लेन सेक्ट की डिसाइपल एलिस कहती है कि हम सब 9 हेवंस डाओ पैलेस के लिए काम करते हैं। तभी झाओ उससे कहता है कि एफेंग को ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वैसे भी मरने ही वाला है। हमें 9 हेवन डाओ पैलेस ने हुक्म दिया था कि इसने बनाई पिल को हासिल करना है और साथ ही इसे खत्म भी करना है। देखो एलिक्सर पिल तो मेरे पास आ चुकी है, अब हमें बस एफेंग को मारना है। मगर तभी वो पिल उसके हाथ में ही एक्सप्लोड हो जाती है। दरअसल वो पिल ओरिजिनल नहीं थी। ये देखकर जाओ एफेंग पर बहुत भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फंसाओगे। अब वो तुरंत ही एफेंग पर हमला करने जाता है, मगर एफेंग उसे अपनी पावर से वहीं पर रोक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें हजारों दफे समझाया था कि कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लिया करो, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। अब वो उसे एक ही जबरदस्त किक में वहाँ से बहुत दूर फेंक देता है, जिसके बाद नेक्रोशेड के एल्डर्स एफेंग पर हमला कर देते हैं। मगर वो तुरंत ही शील्ड फॉर्मेशन बनाकर उसके अटैक से खुद को बचाने लगता है, जिसके बाद वो एक ही अटैक में उस बंदे को घायल कर देता है। वो कह रहा था कि तुम पर डीमन ब्लेड से हमला किया था, मगर फिर भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हो। जिसके बाद वो भी मर जाता है। तभी एफेंग पर नेक्रोशेड का दूसरा मास्टर अटैक करता है, मगर वो तुरंत ही साइड में होकर उस बंदे पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। वो उसे अपने वेपन से रोकने की कोशिश तो करता है, मगर रोक नहीं पाता और वो भी खत्म हो जाता है। और अब एफेंग भी काफी कमजोर हो चुका था। तभी एलिस बड़ी तेजी से उसका पाउच छीन लेती है, जिसमें वो डिवाइन सोल पिल थी। वो कहती कि ये मैं किसी को नहीं देने वाली, ये तो मुझे चाहिए। अब वो उसे खाने ही वाली थी कि तभी उस पर अटैक हो जाता है। वहाँ पर नेक्रोशेड का एक और एल्डर आ जाता है, जो कि डिट्टो डीमन जैसा दिख रहा था। वो तुरंत ही एलिस को खत्म करके वो पिल हासिल कर लेता है और कहता है कि अच्छा तो ये है वो सबसे पावरफुल पिल। मगर तभी उसे समझ आता है कि वो पिल तो नकली थी। एफेंग कहता है सही पहचाना। अब वो खुद ही उस पिल को कंज्यूम कर लेता है और कहता है कि चाहे मैं इससे महाशक्तिशाली बनूं या फिर तबाह हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो बहुत ही जोर से दहाड़ता है, तो उसकी एनर्जी से वो एल्डर उधर ही खत्म हो जाता है। इनफैक्ट वो पूरी जगह ही डिस्ट्रॉय होने लगती है। एफेंग को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारी बिजलियाँ कड़क रही है। अब वो कहता है कि शायद मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं एक पावरफुल वॉरियर बनूं। अब वहाँ पर सुप्रीम स्क्रिप्चर आ जाती है। जैसे एफेंग उसे हाथ लगाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उसी में एफेंग भी मारा जाता है। भले उसने वो डिवाइन पिल ली थी, मगर उस शार्पिड डीमन स्वॉर्ड के घाव की वजह से उसकी मौत हो गई। थोड़ी देर में उसे होश आने लगता है। वो देखता
है कि कुछ सर्वेंट उसे यंग मास्टर कह के पुकार रही थी। वो कहती है कि यंग मास्टर ये अभी भी जिंदा है, वो बच गए। तभी वो खुद को देखता है और समझ जाता है कि ये उसका पुनर्जन्म हुआ है। वो जिसकी बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ था उसकी मेमोरीज उसे दिखने लगती है। उसे विजन थ्रू दिखता है कि इस बंदे को फ्लावर पवेलियन के मास्टर ने पॉइजन दिया था। एफिंग का पुनर्जन्म यूनवू साम्राज्य के जनरल के घर पर हुआ था और वो एफिंग के ही डिसेंडेंट थे। और मजे की बात ये थी कि इस जन्म में भी उसका नाम एफिंग ही था। अब उसे पॉइजन की वोमिटिंग होने लगती है तो वो खुद को रिकवर करने के लिए कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। उसने मरने से पहले डिवाइन सोल पिल कंज्यूम की थी, जिस वजह से वो अपनी माइंड स्पेस में जा सकता था। फिलहाल तो कल्टीवेशन की पहली मेरिडियन पर था, यानी कि अब उसे शुरू से शुरुआत करनी होगी। वो अपने माइंड स्पेस में देखता है कि वहाँ पर सुप्रीम स्क्रिप्चर है तो तुरंत ही समझ जाता है कि शायद इसी वजह से उसका रीबर्थ हुआ है। अब वो स्क्रिप्चर अचानक से ग्लो करके उसकी बॉडी में समा जाते हैं, जिस वजह से एफिंग को बहुत पावर मिल रही थी। साथ ही वो स्क्रिप्चर उसकी बॉडी के अंदर का सारा पॉइजन भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एफिंग कहता है कि मेरी पास्ट लाइफ में मुझ पर जो अटैक हुआ था वो 9 हेवंस डाव पैलेस ने करवाया था। जिस दिन मैं वहाँ पर वापस जाऊंगा उसी दिन उनको खत्म कर दूंगा। अब वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाता है और कहता है कि यंग मास्टर सीतुर वांग फैमिलीज ने हमारी फैमिली के साथ धोखा किया है। उन लोगों ने ओल्ड जनरल को बंदी बना लिया है। अब ये लोग कौन है ये एफिंग नहीं जानता था, मगर वो कहता है कि अब जबकि मैंने इस बंदे की बॉडी को टेक ओवर किया है तो मैं ही इसके दुश्मनों के साथ लड़ूंगा और इसकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगा। इतना तो मैं इस बंदे के लिए कर ही सकता हूँ। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से वहाँ से बाहर जाता है। ये देखकर वो सर्वेंट हैरान था कि यंग मास्टर इतना तेज कैसे हो गए। साथ ही काफी बदले बदले लग रहे हैं। इधर ओल्ड जनरल को बंदी बनाकर यूनू पैलेस के बाहर लाया था। वहाँ पर सीतुर वांग फैमिली के हेड भी थे। अब ओल्ड जनरल जिनका नाम ये वुशिंग था वो कहते कि मैंने हमारे यूनू साम्राज्य के लिए कई सारी जंग में अपनी जान दांव पर लगाई। मैंने बिना खाने और तनख्वाह के लगातार 3 महीने डाकिंग नेशन के साथ जंग की और हमारे साम्राज्य की हिफाजत की, लेकिन आज तुम लोग मुझे ही गद्दार कह रहे हो। जिस पर सीतू फैमिली का एल्डर कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे साथ बहसबाजी करने नहीं आए हैं, हमें तो तुम्हें खत्म करने के ऑर्डर्स मिले हैं। अब वो सिपाहियों को इशारा कर देता है, मगर तभी अपना हीरो एक जबरदस्त एंट्री के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। एफिंग के वहाँ आते ही एक जबरदस्त एनर्जी वेव रिलीज होती है जिससे वो लोग दूर फेंके जाते हैं। ये वुशिंग जो कि एफिंग के ग्रैंडफादर थे वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते कि बेवकूफ, तुम्हें यहाँ किसने आने के लिए बोला था, भागो यहाँ से, नहीं तो लोग मेरे साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे। जिस पर एफिंग कहता है कि आप डरो मत, इन लोगों में इतना दम नहीं है। जिसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ सोल्जर्स को अपनी स्वॉर्ड से काटना शुरू कर देता है। उनकी पलक झपकने से पहले वो घायल होकर नीचे गिर रहे थे। ये देखकर ये वुशिंग हैरान थे। वो सोचते कि एफिंग इतनी जल्दी माइंड स्पेस की चौथी लेवल पर कैसे पहुंचा होगा। इधर एफिंग अपनी सुप्रीम पावर्स का यूज करके उन सभी सोल्जर्स को खत्म कर रहा था। अब सीतू और वांग फैमिली के लोग और सिपाहियों को एफिंग को मारने भेज देते हैं, मगर वो उसे टच करे इससे पहले ही वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और वो सिपाही भी मारे जाते हैं। वांग और सीतू फैमिली के एल्डर्स ये देखकर बहुत शॉक थे क्योंकि एफिंग एक सेकंड के अंदर माइंड स्पेस की 5वीं लेवल पर पहुंच गया था। वो जितने भी सिपाहियों को खत्म कर रहा था उतनी ही तेजी के साथ वो कल्टीवेशन की लेवल्स पर ब्रेक थ्रू करते जा रहा था। अब वो 5वीं लेवल से सीधा 10वीं लेवल पर पहुंच चुका था और फिर वो 10वीं से सीधा 12वीं लेवल पर पहुंच जाता है। ये देखकर उसके एनिमीज पीछे हटने लगते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कोई बंदा इतनी जल्दी माइंड स्पेस में ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। तो तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं, मगर एफिंग उसे एक ही स्लैश में ढेर कर देता है। जिसके बाद दूसरे एल्डर की बारी थी। वो कहते हैं देखो मुझे मारने की जरूरत नहीं है, हम बात करके भी इस मसले को सुलझा सकते हैं। तो एफिंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ बातचीत करने आया हूँ, मैं तो तुम्हें यहाँ खत्म करने आया था। और फिर वो उसे भी फिनिश कर देता है। अब अगले सीन में हम यहाँ की रानी जाओ पिंगियान को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि उसने भेजे सारे लोगों को एफिंग ने मार दिया। वो कहती है कि इंपीरियल गार्ड्स इतने पावरफुल होने के बावजूद भी कैसे मारे गए। तो उसका सर्वेंट जिसका नाम कांगी था वो कहता है कि एफिंग उनके साथ लड़ते हुए ही माइंड स्पेस की 12वीं लेवल पर पहुंच चुका है, जिस वजह से उसे कोई हरा नहीं पाया। ये सब सुनकर क्वीन बहुत भड़क जाती है और कहती है कि मुझे कुछ पता नहीं और लोगों को भेजो और उन्हें बताओ कि उसे खत्म करके ही वापस आना है। एफिंग कल की सुबह नहीं देखेगा। अब उसी रात क्वीन से मिलने के लिए डिप्यूटी मिनिस्टर आ जाता है। वो काफी गुस्से में था तो क्वीन उससे कहती है कि मैंने उस एफिंग को खत्म करने के लिए लोग भेज दिए हैं, वो लोग इस काम में माहिर है, तो एफिंग के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर देंगे। तो डिप्यूटी मिनिस्टर उसके पास आकर कहता है कि दुआ करो ये तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो, नहीं तो तुम्हें पता ही है अगर मैं
मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ तो तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। तो क्वीन तुरंत ही उसके हाथ पैर जोड़ने लगती है। वो कहती है कि मेरा यकीन कीजिए, इस बार मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगी। इधर ये फिंग कल्टीवेशन करने बैठ गया था। वो सोच रहा था कि यहाँ की कल्टीवेशन सिस्टम सेम वैसी ही है जैसी मेरी पहली लाइफ की थी। ये भी कई सारे स्टेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि क्यूआई कंडेंसेशन, बाइडन स्टेज, टोंगजन स्टेज, ज़ानशियन स्टेज और भी कई सारी है। लेकिन मेरी बॉडी में स्क्रिप्चर्स होकर भी मैं उतनी तेजी से लेवल अप नहीं कर पा रहा। फिलहाल तो मेरी स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ क्यूआई कंडेंसेशन के स्टेज पर है। मेरी पहली लाइफ में जब मैं 9वीं लेवल क्रॉस करता था तभी दूसरी स्टेज में पहुंच जाता था, मगर यहाँ पर तो मैं 12वीं लेवल पर ही फंसा हूँ। तभी उसकी नजर एक संदूक पर पड़ती है जिसमें सोल हर्ब्स थी। वो कहता है कि मुझे सोल हर्ब्स का यूज करके कुछ एलिक्सर रिफाइन करने होंगे जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद होगी। अब आधी रात में कुछ लोग एफिंग को मारने पहुंच जाते हैं। वो आपस में ही बात कर रहे थे कि ये तो लूजर है और ये तो कल्टीवेट भी नहीं कर पाता, तो हमें इतना संभाल कर रहने की क्या जरूरत है, उसे तो हम एक ही झटके में खत्म कर देंगे। जिसके बाद वो लोग एफिंग के कमरे के पास पहुंच जाते हैं। एफिंग के पास एक जादुई रॉक था तो अचानक से ही ग्लो करने लगता है। ये देखकर एफिंग कहता है कि ओह, शायद मुझे मिलने कोई विजिटर आए हैं, चलो मुझे उनके स्वागत के लिए रेडी रहना होगा। अब वो असासिन तुरंत ही उसके रूम में दाखिल हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एफिंग है ही नहीं और तभी एफिंग उन पर अचानक से हमला कर देता है। वो अपनी पावर से उन सभी की खतरनाक धुलाई कर रहा था। कमरे में जो लोग थे उनका एक साथी बाहर था। वो कहता है कि इस लूजर को खत्म करने में ये लोग इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, तो वो भी कमरे की तरफ जाने लगता है। मगर तभी एफिंग की रूम का डोर ओपन हो जाता है और वो सारे असासिन्स हवा में फेंके जाते हैं और उनके साथ ही एफिंग भी फ्लाई करते हुए बाहर आ जाता है। वो आते ही पहले तो उस बंदे पर हमला कर देता है जो इन असासिन्स का लीडर था। वो देखता है कि उसके सारे साथी तो मर चुके हैं, तो एफिंग से कहता है कि तुम तो बस 9वीं लेवल पर हो, तो इन सभी को इतनी जल्दी कैसे मार दिया तुमने। जिस पर एफिंग कहता है, क्या कहा तुमने, 9वीं लेवल? हाँ, तुम तो सच में बेवकूफ हो, एक बार दोबारा से गौर से देखो, क्या वाकई में तुम्हें 9वीं लेवल पर लगता हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड से उस असासिन पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, तुम बस मेरे से एक लेवल हाई हो। तो बंदा कहता है कि मैं क्यूआई की 5वीं लेवल पर हूँ और अब वो अपनी पावर्स का यूज करके एफिंग को दूर ढकेल देता है और कहता है कि एफिंग, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। अब एफिंग कहता है, स्क्रिप्चर्स की मदद से मैं बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। अब उसकी ऑरा देखकर वो असासिन समझ जाता है कि एफिंग क्यूआई की 1st लेवल पर आ गया है। अब जैसे ही वो उस असासिन की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसकी लेवल भी अप होती जा रही थी। वो बंदा कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारी लेवल अब 2nd पर आ चुकी है। और फिर एफिंग तुरंत ही 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। ये देखकर उस बंदे को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, जिस पर एफिंग कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद वो फर्स्ट स्वॉर्ड टेक्निक से स्वान पैसेज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एफिंग की आंखें गोल्डन लाइट रिलीज करने लगती है। जिसके बाद वो तुरंत ही उस पर अटैक करने जाता है, तो असासिन भी ड्रैगन सोल स्ट्राइक को एक्टिवेट करके उस पर हमला करने के लिए रेडी होता है। मगर तब तक एफिंग उस पर हमला कर चुका था। वो बंदा काफी हैरान था कि वो इतना तेज कैसे हो गया। अब एफिंग जाके उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसे उठाकर कहता है कि मरने की इतनी जल्दी भी मत करो, पहले तो तुम मुझे अपने मास्टर के पास ले जाओगे। इधर क्वीन पिंगियन अपने नौकरों पर चिल्ला रही थी कि कहाँ है मेरी चाय, तुम लोग बहुत निकम्मे हो चुके हो। और तभी उसने भेजा हुआ असासिन वहाँ आके गिर जाता है। वो कहता है, क्वीन, मैं उसे आपके पास ले आया हूँ। अब वो और कुछ बोल पाई इससे पहले उस पर अटैक होके वो खत्म हो जाता है। 2nd अटैक क्वीन पर था, मगर तभी कांगी उस अटैक को रोक लेता है। क्वीन कहती है कि यहाँ कौन है, वो सामने आ जाओ। तो एफिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। क्वीन उसे देखकर हैरान थी। वो कहती, तुम जिंदा कैसे बच गए? तो एफिंग कहता है कि तुम्हारा ये जो सर्वेंट है वो क्यूआई की 7th लेवल पर है, तो इसके होते हुए तुमने उतने सारे लूजर्स को क्यों भेजा? अगर तुम इसे मुझे मारने के लिए भेजती तो शायद मुझे तगड़ी टक्कर मिल जाती। जिस पर क्वीन कहती कि चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए, अब मुझे तुम्हें मारना और आसान हो जाएगा, आज तो तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगी। जिसके बाद वो कांगी को उस पर अटैक करने भेज देती है। उसके पास 2 वेपन्स थे जिनकी मदद से वो ईफेंग पर हमला कर देता है, लेकिन ईफेंग उसे एक ही किक मारकर बाहर फेंक देता है। ये देखकर कांगी कहता है कि मैं मानता हूँ तुम अब बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए हो। जिस पर ईफेंग कहता है, हाँ वो तो मुझे पता ही है, मगर तुम अपने लेवल के मुकाबले बहुत ज्यादा बोलते हो। अब कांगी मिस्टिक फायर हुक से वहाँ के फ्लोर पर अटैक करता है, जिससे कई सारे रॉक के टुकड़े ईफेंग की तरफ आने लगते हैं। तो वो अपनी स्वॉर्ड से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है,
जिसके बाद वो सीधे कांगी पर छलांग लगा देता है, मगर कांगी तुरंत ही साइड में हट जाता है। अब कांगी सोल स्टीलिंग हुक को एक्टिवेट कर देता है, तो एफिंग भी स्वांस पैसेज को एक्टिवेट करके उससे भिड़ जाता है। ये दोनों भी एक दूसरे पर एक एक वार करके नीचे आ जाते हैं और तभी हम देखते कि कांगी की बॉडी पर ईफांग ने ऑलरेडी वार किए थे, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर क्वीन कहती कि कांगी तुम एक नंबर के लूजर थे। अब एफिंग उसके पास जाकर पूछता है कि बताओ तुमने मेरी फैमिली पर हमला क्यों करवाया। वो कहती मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना होगा। तो एफिंग उसके पास चला जाता है, लेकिन क्वीन ने अपने पास डैगर रख लिया था। अब वो उसके कान में बताती है कि 9 हेवंस डाउ पैलेस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अब वो उस पर अटैक करने वाली थी, मगर उससे पहले एफिंग उस पर वार कर देता है। वो कहता है कि मेरी पहली लाइफ में मैंने कई लोगों को ऐसे हथकंडे करते हुए देखा है, तो मुझे पहले ही आइडिया थी कि तुम भी यही करोगी। जिसके बाद क्वीन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब एफिंग को काफी हैरानी हो रही थी कि 9 हेवंस डाउ पैलेस उसके पीछे क्यों पड़ा है। अब अगले दिन एफिंग जंगलों में हर्ब्स ढूंढने निकल पड़ता है। वो कहता है कि मैं यहाँ के हर्ब्स को रिफाइन करके उससे एलिक्सर बनाऊंगा, और वहाँ पर उसे ढेर सारे हर्ब्स मिल जाते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग एलिक्सर बन सकता था। तो वो उन सभी को कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो एक पॉन्ड के पास पहुँच जाता है। एफिंग को उस पॉन्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही थी, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो तुरंत ही अपने कपड़े उतार कर पॉन्ड में कूद जाता है। अब उस पॉन्ड के बॉटम में उसे एक मोती दिखता है, तो ये फिंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो मोती उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। लेकिन ये फिंग जैसे तैसे उसे पकड़ लेता है, और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्लैम आकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ये फिंग तुरंत ही पीछे हट जाता है। वो देखता है कि इस जायंट क्लैम के मुंह में एक मोती है, जो कि काफी रेयर ट्रेजर था। तो अब उस मोती को हासिल करने के लिए ये फिंग उसके साथ लड़ने लगता है। इधर पॉन्ड के पास एक लड़की आ जाती है, वो भी अपने कपड़े उतार कर पॉन्ड में उतर जाती है। इधर ये फिंग उस क्लैम के मुंह में था, मगर वो तुरंत ही उसके मुंह को तोड़कर बाहर आ जाता है। साथ ही उसने वो मोती भी हासिल कर लिया था। ये देखकर वो क्लैम बहुत गुस्सा हो जाता है और ये फिंग पर जबरदस्त अटैक कर देता है। अब ये फिंग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पानी से बाहर कूद जाता है। उसके पास वो मोती भी था। वो कहता है कि मुझे तो ये बड़ी आसानी से मिल गया, इसकी मदद से मैं एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाकर किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को हरा सकता हूँ। और तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो दोनों भी एक दूसरे को घूर रहे थे। उस लड़की का नाम था ल्यूसी, और वो स्कारलेट ब्लड एम्पायर की प्रिंसेस थी। अब वो तुरंत ही अपनी नजर झुका देती है और कहती लफंगे कही कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। अब वो तुरंत ही पॉन्ड का पानी उछाल कर उसे बर्फ में तब्दील कर देती है, और फिर उसी बर्फ से वो एफिंग पर अटैक करने लगती है। तो एफिंग कहता है ये लड़की इतनी छोटी एज में भी ये सब कैसे कर रही है। अब वो तुरंत ही उसके अटैक से बचने लगता है। वो लड़की भी पॉन्ड से बाहर आकर अपने कपड़े पहन लेती है, और फिर एफिंग से कहती कि बेशरम लड़के, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नहाते वक्त देखने की? तो एफिंग कहता है तुम कौन हो बिगड़ी हुई लड़की, तुमने ही मुझे नहाते हुए देखा, और इतना ही नहीं तुमने तो मुझे जान से मारने की भी कोशिश की है। तो लड़की गुस्सा होकर कहती कि ये सच नहीं है, मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने मुझे देखा था। तो एफिंग कहता है चल झूठी गई की, मेरे कपड़े तो वहीं पर पड़े हैं, और तुमसे पहले मैं यहाँ आया था। तुमने यहाँ आने के बाद मेरे कपड़े देखे, फिर भी तुम तालाब में आ गई। तो प्रिंसेस ल्यूसी देखती कि वहाँ पर तो सच में उसके कपड़े थे। अब वो खुद ही मुंह के बल गिर गई थी, मगर वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती कि तुम ही यहाँ पर छुपे हुए थे। अब वो एफिंग पर दोबारा से अटैक कर देती है, तो तुरंत ही मिस्टिक डिवाइन पर्ल से एक शील्ड फॉर्मेशन बना लेता है, जिस वजह से लूसी का एक भी अटैक उसे नहीं लग रहा था। अब फॉर्मेशन शील्ड को देखकर वो थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके उस पर अटैक करने लगती है, मगर वो सब कुछ बेकार था, जिसके बाद वो रुक जाती है। तो एफिंग कहते हो गया तुम्हारा, चलो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे वापस जाकर आज मैंने जो भी खूबसूरती देखी है उसकी पेंटिंग निकालनी है। दरअसल वो उसी के बारे में बोल रहा था। ये सुनकर प्रिंसेस और ज्यादा भड़क जाती है और उस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है, जिसे एफिंग एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एनर्जी की एक बहुत बड़ी पावरफुल वेव निकलने लगती है। ये देखकर वो लड़की काफी गुस्सा थी, मगर तभी वो नीचे गिर जाती है। एक्स्ट्रा पावर्स यूज करने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तो एफिंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन फिर वो उसका इरादा बदल देता है और उसको ठीक करने लगता है। उसकी बॉडी में आइसी टॉक्सिन फैल रहा था। ये देखकर एफिंग सोचता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, और ये सिर्फ उस बर्फ की टॉक्सिन की वजह से है। ये लड़की सिर्फ क्यूआई कंडेंसेशन की पीक लेवल तक ही अपनी पावर्स को अनलीश कर सकती है। जिसके बाद एफिंग अपनी पावर्स से उसकी बॉडी पर जमी बर्फ की परत को हटा देता है और उसे एक एलिक्सर पिल भी खिला देता है, जिससे प्रिंसेस तुरंत ही होश में आ जाती है और खांसने लगती है। फिर वो एफिंग से कहती है कि लफंगे कही के तुमने अभी अभी मुझे क्या खिला दिया? तो वो
कहता है कि वो एलिक्सर था। तो प्रिंसेस पूछती है कि आखिर ये एलिक्सर क्या होता है। तो एफिंग कहता है एलिक्सर तो एलिक्सर होता है, क्या तुमको इसके बारे में नहीं पता? जिस पर प्रिंसेस बताती है कि मैंने ये लफ्ज ही पहली बार सुना है। और हाँ, मुझे एक चीज जाननी थी, जब हमारी फाइट चल रही थी तब तुमने मेरे अटैक्स को रोकने के लिए एक चमकती हुई डिस्क का यूज किया था, वो आखिर क्या है? तो एफिंग बताता है कि उसे फॉर्मेशन कहते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि वो काफी अजीब था। एफिंग उससे पूछता है कि क्या तुमने फॉर्मेशन या फिर एलिक्सर के बारे में कभी नहीं सुना? तो कहती ना, आज तक कभी नहीं। तो एफिंग सोचता है कि ये लड़की तो काफी रईस घराने से लग रही है। अगर इसे इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इसका मतलब यहाँ पर किसी को भी इन चीजों के बारे में नहीं पता। शायद ये दोनों चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेरी पहली लाइफ में तो मैं एल्केमी और फॉर्मेशन का जीनियस था, तो अब मैं उन्हीं चीजों से इस दुनिया पर डोमिनेट कर सकता हूँ। अब प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम क्या सोच के इतना खुश हो रहे हो? हाँ। तो एफिंग कहता है ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। देखो, तुमने मुझ पे अटैक किया और मैंने तुम्हारी जान बचाई, हमारा हिसाब अब बराबर हो चुका है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो प्रिंसेस तुरंत ही जाकर एफिंग से थैंक यू बोलती है, साथ ही उसने किए अटैक्स के लिए वो माफी भी मांगती है। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी थी, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? लेकिन तभी प्रिंसेस की सर्वेंट उसे आवाज देती है और पूछती है कि आप ठीक तो हो ना? तो प्रिंसेस लूसी तुरंत ही एफिंग को तालाब में ढकेल देती है ताकि वो सर्वेंट उसे देख न ले, और फिर कहती है कि मैं ठीक हूँ, अब हमें घर चलना चाहिए। अब वहाँ से जाते वक्त वो एफिंग से कहती है कि जल्दी मिलेंगे कमीने। प्रिंसेस को काफी अच्छा लगा था और एफिंग का भी वही हाल था। अब रात के समय एफिंग सीक्रेट वाइन पीने के लिए लेकर आता है, इससे उसकी पुरानी इंजरीज ठीक होने में हेल्प हो सकती थी, मगर अभी भी उसे एलिक्सर की जरूरत थी। तभी वो देखता है कि वहाँ पर ऑक्शन होने वाला है जिसमें घोसला ब्यूटी बेची जाएगी। एक पावरफुल मेडिसिन थी जिससे एलिक्सर को रिफाइन करने में काफी आसानी होती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल पवेलियन में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो उसी ऑक्शन में आई थी। उसकी सर्वेंट कहती है कि हमें कुछ भी करके घोसला ब्यूटी को हासिल करना होगा, उससे आपके ऐसी पॉइजन का इलाज हो सकता है। तभी प्रिंसेस सोचती है कि बचपन से पता नहीं कितने सारे इलाज किए गए लेकिन इस टॉक्सिन को कोई खत्म नहीं कर पाया, मगर उस लफंगी लड़की ने तुरंत ही उसे कम कर दिया। उसमें कुछ तो खास बात जरूर है। और तभी ऑक्शनर घोसला ब्यूटी की बोली लगा देता है। पहली बोली 6 लाख गोल्ड टिकट्स पर शुरू हो जाती है। तो प्रिंसेस की सर्वेंट सीधे 5 मिलियन बताकर सभी को चुप करा देती है। अब इससे भी ज्यादा रकम देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, तो ऑक्शनर उसे वो घोसला देने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर एफिंग आकर कहता है कि रुक जाओ। प्रिंसेस उसे वहाँ देखकर काफी हैरान थी। अब एफिंग ऑक्शनर से कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और इसके बदले में तुम्हें एलिक्सर मिलेगा। ये मिस्टिक एलिमेंट एलिक्सर है। अब उस एलिक्सर को देखकर ऑक्शनर थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसके लिए ये काफी नई चीज थी। तो एफिंग बताता है कि इसे कल्टीवेशन बहुत तेजी से होता है, तुम पहले उसे यूज करो, अगर तुम्हें इफेक्टिव ना लगे तो तुम्हें तो मेरे घर का पता ही है, तुम वहाँ पर आ सकते हो। तो ऑक्शनर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो आप पे बहुत भरोसा है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे घोसला ब्यूटी देख कर एलिक्सर ले लेता है। एफिंग को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रिंसेस की सर्वेंट उससे कहती कि ये तो नाइंसाफी है, वो मेडिसिन हमारी थी, आप बस हुक्म दीजिए, मैं अभी जाकर वो मेडिसिन वापस लेकर आती हूँ। जिस पर प्रिंसेस कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही उससे निपट लूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।